तो भाई आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग यूनिट 3 है आपकी। इस यूनिट के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि अभी तक फर्स्ट यूनिट में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। अंग्रेजों ने किस किस तरह के रूल लगाए थे, अंग्रेजों ने किन किन चीज़ों पे फोकस किया, किन चीज़ों पे फोकस नहीं किया था। सेकंड यूनिट के अंदर हमने ये देखा कि अब हम हमारा देश आज़ाद हो चुका है और हमारे देश की जो सत्ता थी वो हमारे देश के लोगों के हाथ में आ गई थी। तो उस कंडीशन में हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसी चीज़ें की जिनकी हेल्प से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या ऐसे काम किए जिससे हम अपनी इकोनॉमी में थोड़ा सा सुधार कर सके। और तो उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी थी। एग्रीकल्चर के अंदर हमने रिफॉर्म्स देखे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमने रिफॉर्म्स देखे थे, और उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर भी हमने काफी रिफॉर्म्स देखे थे। तो हमने जितने भी काम पढ़े थे वो सारे के सारे हमने काम 1950 से लेके 1990 तक के बीच में जितने भी काम हुए थे उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर ली थी जो आपको जाननी जरूरी थी। अब उसके बाद कहता है थर्ड यूनिट जो हमारी नाम है जिसका इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो कहता है अभी तक 1990 तक हमारे देश के हालात कैसे थे, किस प्रकार से थे, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी। तो उसके बाद जब हम 1991 पे आते हैं तो उस टाइम पे हमारे देश की अवस्था किस प्रकार से थी और उस अवस्था से निपटने के लिए हमने क्या बदलाव किए। तो कहता है कि जब हम 1991 की बात करते हैं तो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। अभी तक जितने भी हमने काम किए थे उसमें फिर दोबारा से हमने बदलाव किए। क्यों? क्योंकि इन बदलाव की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमने बदलाव किए, ये बदलाव थे क्या, हम पहले उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम पहले बात करेंगे कि ये जो बदलाव हमने किए उसके पीछे रीजन क्या थे, किस वजह से हमें इन बदलाव को करने की जरूरत पड़ी, या इन बदलाव को करने के पीछे कौन कौन से कारण थे, हम उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो कहता है अगर हम बात करें बिफोर 1991 के 1991 से अगर हम पहले पहले की बात करें तो कहता है बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर हम बहुत ज्यादा डाउन हो चुके थे। तो उन सभी चीजों की वजह से हमें ये सोचना पड़ा कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यूअसली चलती जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में, आवाज आ रही है मेरी क्लियर एकदम? हाँ सर, क्लियर है। ओके। तो कहता है कि अगर ये कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी तो सिचुएशन में हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कंटिन्यूसली, जो हम सोच रहे थे कि ग्रोथ करेगा, वो ग्रोथ की जगह डाउनवर्ड जाता जाएगा। तो हम अगर 1991 से पहले की बात करें तो कहता है 1991 से पहले काफी क्राइसिस झेलनी पड़ी थी हमें, और वो क्राइसिस हर पर्टिकुलर स्टेट को झेलनी पड़ रही थी। अब वो क्राइसिस कौन कौन सी क्राइसिस थी, किस किस तरह की बाधाएं आ रही थी, उन सभी बाधाओं के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कहता है कि ये जो क्राइसिस आ रही थी, ये क्राइसिस के पीछे सबसे पहला जो मेन वो था क्या जिसको हम बोलते हैं कि कॉज, इसके कॉजेस हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा कॉज था जिसको हम बोलते हैं हाई फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद हम और कॉजेस की बात करें तो इसके अलावा हमारा और कॉजेज थे जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि डेफिशिट इन बीओपी। अभी वन बाय वन हम इनको समझेंगे। थर्ड कॉज अगर हम बोले तो थर्ड कॉज में हम ये बोल सकते हैं कि फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसके अलावा भी काफ़ी कॉजेज है जिसमें हम ये बोल सकते हैं गल्फ क्राइसिस,
और अगर हम बात करें, इसको बोल सकते हैं हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो increases, and the last one is fall in foreign exchange reserve. तो कहता है कि हमें 1991 में रिफॉर्म्स फॉलो करने के पीछे सबसे मेन रीजन क्या क्या थे। तो कहता है सबसे मेन रीजन में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आपको याद होगा जब मैंने आपको बजट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको काफी डेफिसिट के बारे में बात करवाई थी। उसके अंदर आपको प्राइमरी डेफिसिट पढ़ाया था, फिस्कल डेफिसिट पढ़ाया था और उसके अलावा एक और डेफिसिट पढ़ाया था। तो बताओ मुझे फिस्कल डेफिसिट क्या था वहां पर। याद है किसी को? प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। चैट नहीं देख सकता मैं, चैट में रिप्लाई मत देना भाई। सर बोरोइंग के इक्वल होता है क्या बोरोइंग के इक्वल? फिस्कल डेफिशिएंट। बोरोइंग के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ हम ये बोल सकते हैं। देखो भाई कहता है 1991 से पहले की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो हमारे देश पे कर्ज जो था वो बहुत भारी मात्रा में हमारे देश के ऊपर ये कर्ज जो था वो बहुत ज्यादा कर्ज पड़ चुका था। तो कि क्या था कि हमें क्या करना होता था, कहता है हमें बाहर से हमने फोकस किया था कि हम क्या करेंगे, हमने फोकस किया कि हम भाई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे। अब इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया, कहता है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनें होती हैं, ये सब चीजें हम ऑलमोस्ट बाहरी देशों पर निर्भर थे क्योंकि वो चीजें हमारे देश के अंदर बनाई नहीं जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन में भारी मात्रा में भाई इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा डेवलप करने के लिए हमने भारी मात्रा में बाहर से वो चीजें मंगाते थे। और भाई हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था तो सारा का सारा जो काम होता था वो इससे उधार से करते थे। ये तो मैंने बात करी इंडस्ट्रीज के बिहाफ पे। इसी तरह से गवर्नमेंट के पास भी, हमारे देश के गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में जो गवर्नमेंट थी वो वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेती थी, वो जो हमारे फॉरेन बैंक से वहां से पैसा उधार लेती थी क्योंकि हमारे देश के पास तो इतना पैसा था ही नहीं। तो क्या हुआ कि धीरे 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 ये जो कर्ज का जो बर्डन था ये बर्डन डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे ये बढ़ता गया और ये इस लेवल पे चला गया कि यहां से हमारे पास वर्ल्ड बैंक से धमकी आना शुरू हो गई। धमकी आना शुरू हो गई कि भाई अगर आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज नहीं करोगे, अगर आप हम क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी नहीं है तभी ये जो है डेफिसिट का बर्डन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप ये अपनी इंडस्ट्री क्या कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज नहीं करोगे तो ऐसी कंडीशन में हम हमारा कर्जा चुकाओ, इतने ड्यूरेशन दे दिया हमें, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कर्जा चुकाओ, कैसे भी करके कर्जा चुकाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ चीज पे कब्जा कर लेंगे या कुछ भी ऐसा है जो लीगली एक्शन लिया जाएगा। तो उस सिचुएशन की वजह से हमारे देश के ऊपर क्या हो गया था एक तरह से कि कर्ज के बर्डन की वजह से हमारे देश को मजबूरन कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्शन लेना जरूरी था जिसकी वजह से हम कुछ ऐसा काम निकाल सके जिसकी वजह से हमारे देश के पास पैसे की मात्रा बढ़ जाए। और पैसे की मात्रा बढ़ेगी तभी हम कर्जा चुका पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा उधार ले चुके हैं कि हम पूरी दुनिया की नजर में कर्जदार बन चुके हैं। और अब जब हम पूरी दुनिया की नजर में कर्जदार बन गए हैं तो भाई उस कंडीशन में कोई दूसरा देश हमें लोन देने को तैयार ही नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में अब हमारा जो टाइम आ गया था वो कुछ ये आ गया था कि भाई अगर इस पैसे को चुकाना है तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जिससे देश के अंदर ही पैसा है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला था कि हाई फिजिकल डेफिसिट देखने को मिला। कहता है डेफिसिट इन बीओपी देखने को मिला। डेफिसिट इन बीओपी क्यों देखने को मिला? क्योंकि हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हम
इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। कहता है इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास से पैसा जाते जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो बीओपी था उस पर भी फर्क पड़ रहा था। कहता है उसके अलावा अगर हम बात करें फॉल्स इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कहता है हमारे देश के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहे थे, और इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहे थे, जो हमारी करेंसी है, जो हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो फॉरेन करेंसीज में ही ट्रांजेक्शन्स होती है। तो भाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी कंटिन्यूसली दूसरे देशों के पास जाई जा रही है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि फॉल्स इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब कहता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की जरूरत क्यों है? कहता है जिस देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छी मात्रा में होता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। क्यों होती है? कहता है ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको जब मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर का नाम था फॉरेन एक्सचेंज क्या रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैंने आपको एक बताया था कि जो हमारी फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है उसको बनाए रखने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो और जिस देश में फिक्स एक्सचेंज रेट ज्यादा भारी फिक्स एक्सचेंज रेट जो होती है वो फॉलो करवाई जाती है, तो उस देश के अंदर जो इन्वेस्टर होते हैं वो भारी मात्रा में इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। तो बाहर के लोग इन्वेस्ट करें हमारे देश के अंदर, तो इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रखते हैं, ताकि हम अपनी जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको कंटिन्यूसली अपने कंट्रोल में रख सके। तो ये सारी चीजें देखने को मिली, और उसके बाद हमें ये चीज देखने को मिली कि भाई क्या हुआ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्यों कहता है कि भाई यहाँ पर हमारे देश के ऊपर बाहरी देश का कर्जा था, तो बाहरी देश के कर्जे को चुकाने के लिए हमारे देशों के अंदर हमें अपनी चीजों के क्या बढ़ाने पड़े, प्राइस बढ़ाने पड़े। क्योंकि अगर हम वही प्राइस पे अगर चीजें बेचेंगे तो उस कंडीशन में अगर मेरे पास सिर्फ 10 करोड़ का ही प्रॉफिट हो रहा है तो लाइफ टाइम तक 10 करोड़ तक का ही प्रॉफिट रहेगा। हमें अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, गवर्नमेंट को अपने रिवेन्यू को इंक्रीज करना है, तो रिवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने प्राइजेस बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहता है, वो अपने इस डेफिसिट को फुलफिल करना चाहता है। तो इस वजह से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो भी इंक्रीज होने लग गया। इन्फ्लेशन का मतलब इनडायरेक्टली लगाया जाता है महंगाई से, और महंगाई कब बढ़ती है, जब पेट्रोल के रेट बढ़ जाए, डीजल के रेट बढ़ जाए, सब्जियों के रेट बढ़ जाए, इन सब चीजों के प्राइस बढ़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन के रेट बढ़ना। कहता है उसके अलावा एक और सबसे मेन चीज थी जिसकी वजह से जो हमारा जो ये हमारे पे कर्ज का बर्डन था वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। क्यों? पब्लिक सेक्टर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, पब्लिक सेक्टर के पास जो आउटपुट आना चाहिए था, पब्लिक सेक्टर का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, पब्लिक सेक्टर उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे थे जितना उनसे जरूरत, मतलब जितना उनसे एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा लो अमाउंट में प्रोडक्शन कर पा रहे थे। क्यों? ना ही ये किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पा रहे थे, ना ही किसी तरह से ये गरीबी को दूर करने में सहायता प्रदान कर रहे थे। तो ये जब एम्प्लॉयमेंट ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाएगी तो भाई सीधी सी बात है प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो भाई कैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, और जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर का जो हमने देखा था रोल वो बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूसली फेलियर की तरफ देखा गया। और उसके साथ साथ गल्फ क्राइसिस क्या होता है, तो कहता है भाई गल्फ क्राइसिस एक तरह की क्राइसिस है जो 1990 से 1991 में देखा गया था। इसके अंदर हम ये देख रहे थे कि जो पेट्रोल के रेट थे वो बहुत भारी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और पेट्रोल के रेट में भारी मात्रा में बढ़ोतरी की वजह से हमारी आधे से ज्यादा चीजें जो थी वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। तो ये सारे ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर अपने कर्जे को चुकाने के लिए, क्यों? क्योंकि कर्जे का बर्डन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब भाई हमें वर्ल्ड बैंक से धमकी आना शुरू हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने सीधा सीधा बोल दिया है कि या तो मेरी बात मानो, या तो मेरी बात मानो, या तो मेरा कर्जा चुकाओ। तो हमारे देश के पास अब ये मजबूरी बन गई थी कि भाई कर्ज तो चुका सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां से हमें उम्मीद थी वहां वहां से हर जगह से हमें उस लेवल पे आउटपुट जनरेट होते हुए नहीं दिख रहा, उस लेवल पे जीडीपी जनरेट होते हुए नहीं दिख रही है, उस लेवल पे इनकम जनरेट होते हुए नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इनका कर्जा चुका सके। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो रास्ता क्या बचा था?
कहता भाई वो रास्ता बचा था कि हमें क्या करना है, हमें वर्ल्ड बैंक की बात माननी है। तो वर्ल्ड बैंक ने हमें क्या सजेस्ट किया, तो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने हमें सजेस्ट किया कि वर्ल्ड बैंक ने बोला अडॉप्ट न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट करनी है। और ये किस सरकार को बोला, तो कहता है उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था टू पीएम पी वी नरसिम्हा राव along with फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है भाई, तो इन दोनों में से कोई एक चीज पूछ ली जाती है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन रहे थे। तो भाई ध्यान रखना, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं और जो बजट बनाने का हो गया, बजट में चेंज करने का काम हो गया, ये सारा का सारा काम फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। तो हम ये बोलते हैं कि आज हमारा देश जो एक नई राह, क्योंकि 1991 से पहले पहले हम ये बोल सकते हैं कि हमारा देश बिकने को तैयार हो चुका था। मतलब हमारे देश की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमारा देश पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है। अब उस सिचुएशन में यही था कि भाई वर्ल्ड बैंक हमारे देश को खरीद लेगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो हमारा सारा का सारा कर्जा चुका दे, तो उस कंडीशन में उस देश का हम पे राज हो जाता। तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक ने हमें एक सजेशन दिया, उन्होंने बोला कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करो। और उस पॉलिसी के अंदर वेरियस वेरियस पर्सन को आपको एक था कि पहले जब हम जितनी भी बात कर रहे थे वहां पर हर किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था लाइसेंस से, और लाइसेंस से रिस्ट्रिक्ट करने के बाद भी इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि इतनी तक की इन्वेस्टमेंट ही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और फॉरेन ट्रेड को जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, वो क्या कर दिया था, कहता है भाई वहां पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तीसरा कहता है एग्रीकल्चर को रिस्ट्रिक्ट कहां तक हो गया था, कहता है एग्रीकल्चर रिस्ट्रिक्टेड हो गया था सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स तक ही। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देख रहे थे कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शन के तौर पर हो रहा है। तो इसकी वजह से कहता है एक जो कैपेसिटी थी, जैसे फॉर एग्जांपल कहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो अपनी इंडस्ट्री खोल के बैठे हैं, भाई उसकी कैपेसिटी है 1,000 करोड़ लगाने की, लेकिन उसको बोल दिया भाई तेरे को 5 करोड़ से ज्यादा तो लगा नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में वो क्या काम करेगा। कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बोला, वो बोलता है कि भाई मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक मैं पैसा लगा सकता हूं, लेकिन उसको सीधा सीधा बोल दिया 5 लाख से ऊपर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। भाई उसकी कैपेसिटी 2 करोड़ लगाने की, उसकी कैपेसिटी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को चलाने की, लेकिन उसको बोल दिया कि भाई तू सिर्फ एक कोने में खड़ा रहे, पड़ा रहे, वहीं पर ही काम कर। तो इससे क्या हुआ, कहता भाई वो लिमिटेड रह गए। तो ये इस लिमिटेशंस की वजह से हमारे सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नहीं भाई, अब अगर जब तक इन सबको फ्री नहीं छोड़ा जाएगा, तो यहां पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेन नारा था वो यही था कि सबको क्या कर दो, सबको फ्री छोड़ दो। अब फ्री छोड़ने का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही फ्री छोड़ दो, लेकिन जो आपने बेफालतू के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो और फ्रीली काम करने दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भाई मेरे को ये बोला जाता कि आप सिर्फ और सिर्फ जो जिस कमरे में पढ़ा रहे हो सिर्फ इसी कमरे में लाइफ टाइम तक पढ़ाते रहोगे, तो ऐसे सिचुएशन में ना मैं इंदिरा पार्क में खोल पाऊंगा इंस्टीट्यूट, ना मैं सागरपुर जा पाऊंगा, ना मैं जनकपुरी जा पाऊंगा, कहीं पर भी मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं लाइफ टाइम तक यही काम कर सकता हूँ। मतलब खाली बैठूंगा तो भी यही बैठूंगा, काम करूंगा तो भी यही काम करूंगा। तो ये तो मेरे पास एक तरह से ये अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन हो गया, क्योंकि मेरी कैपेसिटी है कि भाई मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम कर सकता हूँ, और यहाँ पर मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई तू 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ही काम करेगा बस। तो ये तो मेरे लिए एक तरह से मेरे लिए क्या इसको बोलते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगार यार, नाम भूल गया यार, अनडिस्टिंग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी के
वो बेरोजगार है, वो काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो काम करते हुए दिख तो रहा है लेकिन वो बेरोजगार भी है। ऐसी कंडीशन में हमें छोड़ दिया था। सो अब यहाँ पर हमारे सामने आ गया था कि भाई फ्री छोड़ दो, वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे मनमोहन जी थे, जो इस टाइम पे, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम पे इनको गूंगा बोला जाता था कि भाई इनको बोलना ही नहीं आता। और उस टाइम पे हमारे देश को बचाने में सबसे बड़ा जो मेन रोल प्ले किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही किया था। इसी वजह से ही इनकी आज तक रेस्पेक्ट की जाती है। बेशक 5 साल के लिए, 5-10 साल के लिए प्रधानमंत्री जो बने थे, वहां पर इसको चमचा बोला गया था, लेकिन अगर वो ड्यूरेशन हटा दिया जाए, जो आज भी इनको जाना जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी ये देन थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इनके लिए जाना जाता है। तो इन्होंने जो हमारे देश को इकोनॉमिक पॉलिसी दी थी, उस इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम है एलपीजी। बहुत से बच्चे सोचते हैं एलपीजी तो सिलेंडर होता है, तो भाई यहाँ पे ये एलपीजी वो वाला एलपीजी नहीं है। ये एलपीजी का मतलब एल रिप्रेजेंट टू लिबरलाइजेशन, टी रिप्रेजेंट टू प्राइवेटाइजेशन, एस भी लगा सकते हो, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये एस भी लगा सकते हो, जेड भी लगा सकते हो, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे, इनको पहले नोट करो, और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे, नाम वगैरह लिखे, इसको नोट करो। और हो जाए तो डन बोल देना। हाँ भाई वैभव, तू तो आईपीएल देख रहा होगा साथ के साथ। नहीं सर, सर क्रिक बस पे देख रहा हूँ। चेन्नई ने जीता, टॉस पहले करेगी गेंदबाजी। सर हो गया शुरू, बस 1 मिनट। मैच भी शुरू हो गया। हो गया सर, आ गए वो दोनों बल्ले। बढ़िया है, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, बल्लेबाज दिखा रहा है मेरे को। सर गांव में बैठा हूँ, टीवी तो चल नहीं रहा। पढ़ाई अच्छा, का। गांव में बैठे हैं? गांव कब हाँ चला सर, गया एक तू? महीने 1 महीना हो गया। क्या बात है लड़के, जल्दी नोट करो। हो गया सर। किस किस को हो गया रिवॉर्ड को? अरे यार ये चल जा भाई, क्यों मजे हो ले गया रहा सर। है? लाइव टीवी चली मेरा। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, कैसे बताऊं जाके मैं उसको, उसको।
सो इसके बाद सबसे पहले हेडिंग डालना लिबरलाइजेशन। बेटा इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, पहली चीज तो फिर भी मैं लिखवाते लिखवाते समझाऊंगा इस चीज को, लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ। सर हो गया। लिखो लिबरलाइजेशन, हेडिंग डालो। इसमें लिखो लिबरलाइजेशन मीन्स removing liberalization means removing all all unnecessary controls and restrictions। अरे यार ये कहाँ आ रहा है आईपीएल, कौन से चैनल पे आ रहा है? स्टार स्पोर्ट्स 3 और स्टार स्पोर्ट 3 पे आ रहा है क्या? या स्टार स्पोर्ट्स हिंदी। एक मिनट रुक जाओ। सर चौका मार दिया रोहित ने पहले। unnecessary control and restrictions like permits, license, trade barriers, etc। नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे following are its chief features, following are its chief features या मेन फीचर्स कुछ भी लिख लो। इसके अंदर ए और बी करके 2 पॉइंट लिखोगे। फॉलोइंग आर इट्स चीफ फीचर्स, नंबर 1 टू डू अवे to do away with the necessity of having a license for most of the industries, for most of the industries। सेकेंड पॉइंट इसी का, freedom in determining the scale of business activities। अभी तक क्या कर दिया था कि भाई इंडस्ट्री खोलनी है तो लाइसेंस लगाओ, हर इंडस्ट्री पे लाइसेंस लगेगा, चाहे वो पान के पत्ते बनाने वाली फैक्ट्री हो, पान के पत्तों को साफ करके वहां तक पहुंचाने वाली, गुटखा बनाने वाली हो, बंदूक बनाने वाली, दवाई बनाने वाली, चेयर बनाने वाली हो, लोहा बनाने वाली हो, कोई सी फैक्ट्री, सबके लिए यहाँ पर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल दिया है, कहता है कि यहाँ पर अब लिबरलाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जितने भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हेल्थ हजार्ड होने वाली है, जिसमें हम बोलते हैं मेडिसिन की, केमिकल की और वार वेपन्स की, इन्हीं फैक्ट्रीज को ही सिर्फ और सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी सबको फ्री छोड़ दिया, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जहां पर पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि भाई इतने से ज्यादा
ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, अब यहाँ पर आपकी वो पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया गया है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर कितनी भी इन्वेस्टमेंट हो, कि छोटे स्केल पे करना चाहो तुम छोटे पे कर सकते हो, बड़े पे करना चाहो तुम बड़े पे कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। तो इसके अंदर लिखोगे अगला मेन पॉइंट, अगला मेन पॉइंट लिखोगे in order to get liberalized, in order to get liberalized, government introduced, government introduced the following reforms। मतलब लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने वेरियस वेरियस सेक्टर में वेरियस वेरियस रिफॉर्म्स किए थे। वो वेरियस वेरियस सेक्टर के वेरियस वेरियस रिफॉर्म क्या है उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें ए पॉइंट लिखोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बी पॉइंट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सी पॉइंट फिस्कल रिफॉर्म्स, डी पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ए बी सी डी हो गया ना। ई पॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या था, ये वन बाय वन हम इनको देखने वाले हैं। सो अब मेन हेडिंग डालोगे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें लिखो अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर, अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर government provide liberalization in the following way, government provide liberalization in the following way, in the following way। इसमें पहला लिखोगे abolition of industrial licensing, abolition of industrial licensing। अब ध्यान रखना एग्जाम में लिबरलाइजेशन का किसी एक रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा, 4 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर कह रहा हूँ, लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पूछ सकता है, फिजिकल सेक्टर के बारे में पूछ सकता है, फिजिकल कह रहा हूँ फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पूछ सकता है। फिजिकल रिफॉर्म्स के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं पूछेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में भी खास कुछ नहीं पूछेगा। तो जो पहले 2 मेन है वो सबसे ज्यादा है, उसके अलावा जो बचे हैं वो 1-1 मार करके भी पे आपसे पूछ सकता है, और उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं। आप देखोगे तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ज्यादा चीज नहीं है, ऑलरेडी हमें मालूम है ये सारी चीजें। तो इसमें लिखोगे रिड्यूसिंग इंडस्ट्री लाइसेंसिंग के अंदर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, the new economic policy abolished, the new economic policy abolished the requirement of licensing except the following 5 industries, except सर रिपीट कर दो। the new economic policy abolished the requirement of licensing, जो मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या कर दिया था कि अभी तक हम जितने भी
इंडस्ट्रीज थी, सभी को लाइसेंस की जरूरत थी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर सभी पे को जरूरत नहीं है लाइसेंस की, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कंपनीज को, लिमिटेड इंडस्ट्रीज को। उनमें मैंने आपको बताया था हेल्थ हजार्ड वाली चीजें जितनी भी है, और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी है, और वार वेपन जितने भी है, उनको ही सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वो लेना है लाइसेंस, उसके अलावा किसी को नहीं लेना। सो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एबोलाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्रीज, except the following 5 industries which are liquor, दारू के ठेके जो होते हैं, लिक्वर, कोमा सिगरेट, कोमा डिफेंस इक्विपमेंट, कोमा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, इसमें हम बोलते हैं बारूद वारूद जो बनाते हैं, जो बम गोला बारूद बनाते हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स। तो जो मैंने आपको बताया था उसको यहाँ पर इन्होंने नेम वाइज कर दिया। तो आपको याद रखना हो तो भाई हेल्थ हजार्ड चीजें जितनी भी होती है उसमें लिक्वर और सिगरेट हो गई, जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। सेहत के लिए हानिकारक क्या है, दारू, सिगरेट, शराब, सॉरी सिगरेट शराब तो एक ही हो गई, दारू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, ये सब चीजें जो है ये सारे की सारी लिक्वर और सिगरेट के अंदर आ गई है। डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था जो वार वेपन्स होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव के अंदर गोला बारूद हो गया है, और डेंजरस केमिकल के अंदर ये आपका तेजाब, जितने भी आपके ये जो आप डेटोल वगैरह देख रहे हो घरों के अंदर, जो उसमें काम करते हैं, जो बाथरूम साफ करने के लिए जो फिनाइल वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे केमिकल के अंदर आ गए। तो इन सब चीजों को ही लाइसेंस लेने के लिए बोला था, ना कि सबको। इसका सेकंड पॉइंट लिखोगे, डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अच्छा, तो ये याद है जो हमने शेड्यूल में बांटे थे, 3 शेड्यूल में बांटे थे। जो पहले शेड्यूल था शेड्यूल ए, उसमें कितनी कंपनीज थी, बोलो बालक बोलो। शायद सर 17 थी। 17 कंपनीज थी, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर का रोल था, क्योंकि भाई पब्लिक सेक्टर से तो हम ये देख लिए थे नल्ले हैं, कुछ नहीं काम कर रहे, इनकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या कहते हैं, इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना। लेकिन यहाँ पर इधर क्या हुआ, यहाँ पर बस ये कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में लगे रहे भाई। इन चीजों पे पब्लिक सेक्टर उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उनके मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया लोगों ने, हमारी सरकारों ने। तो इस वजह से जो पब्लिक सेक्टर था वो इतना अच्छा खासा नहीं बन पाया। मैंने आपको बोला था पब्लिक सेक्टर खुद रीड करना, पढ़ा है किसी ने, मेरे को नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा, बताना पढ़ा है किसी ने। वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती, पब्लिक सेक्टर क्या था, पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, और पब्लिक सेक्टर के फेलियर क्या थे। बेटा पढ़ लेना, मैं बता रहा हूं। फिर नहीं याद तो अभी इस कॉपी के हेडिंग में लिख लो कि पब्लिक सेक्टर हमें पढ़ना है, ताकि याद रहे। क्योंकि पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड आपके 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन या एक 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए। तो डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सेकंड पॉइंट है हमारा। तो इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर इज नाउ रिड्यूस्ड टू द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर is now reduced for 17 to 3। कहता है 17 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, लेकिन यहाँ पर निकम्मी नकारा सरकार की वजह से अब यहाँ पर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को ही अपने हाथ में रखा। उसमें लिखोगे कोमा करके, विच आर
which are defense equipments, which are defense equipments, atomic energy generation, atomic energy generation and railways। तो बेटा ऊपर जो मैंने 5 का नाम बताया था, इधर जो मैं 3 का नाम बता रहा हूं, इनमें से लिख लो, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन करंट बेस्ड पे होगा। बोलेगा 1991 में जो पब्लिक सेक्टर ने अपने अंडर में 3 जो इंडस्ट्रीज रखी थी, उसमें से किस इंडस्ट्रीज का रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन हुआ है? तो बताओ किसका रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन हुआ है? मालूम है कुछ? क्या? जो ऊपर जो लिखे नहीं, पब्लिक सेक्टर की बात करी मैंने। पब्लिक सेक्टर में जो 17 कंपनी थी, उसमें से अब 3 कंपनी 1991 में रह गई थी। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, तो करंट सिनेरियो में इन 3 कंपनियों में, इन 3 इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्रीज का आधे से ज्यादा भाग प्राइवेटाइज हो चुका है। वो कौन सी इंडस्ट्री है? अभी अभी मोदी ने एक बेची है। क्या बेची है भाई? रेलवे बेची है। तो ध्यान रखना, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन वो बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर ये प्राइवेट के हाथों में बेच दिया, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये जो जितने भी आप ये बिजली पानी ये सब चीजें देख रहे हो, ये जितने भी आपके मोबाइल टावर वगैरह, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, इन सब में इतना वो हो जाएगा, इतना झोल हो जाएगा, इतना झोल हो जाएगा कि जहां पर आप अभी 375 रुपए में 1 महीना चला रहे हो बेटा, वहां पर 375 रुपए में 5 दिन ही चला पाओगे। और यहाँ जो 200 रीडिंग तक ये गवर्नमेंट हमें मुफ्त दे पा रही है, यहाँ पर बेटा 200 रीडिंग के 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये वाली कंडीशन हो जाएगी अगर ये सब चीजें भी चली जाए। और दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट, कि भाई अगर डिफेंस इक्विपमेंट को अगर गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में हर बंदे के हाथ में AK-47 होगी फिर। क्योंकि प्राइवेट कंपनी का तो सिर्फ एक ही मोटो होता है कि भाई पैसा आना चाहिए। अब वो चाहे प्रधानमंत्री खरीदे उस कंडीशन में, चाहे रोड पे घूमता हुआ भिखारी खरीदे, हमारे को तो पैसे मिल जाए, हम तो पैसे से मतलब। तो इसलिए जो 3 इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर थे जो, जिसमें एक डिफेंस इक्विपमेंट था, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन था और रेलवे था, इन तीनों को 1991 में गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, इसके बाद लिखो थर्ड पॉइंट, मेकिंग MRTP एक्ट, मेकिंग MRTP एक्ट। और MRTP के ब्रैकेट में लिखोगे मोनोपोली, रिस्ट्रिक्टिव, ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। नाइनटीन सेवेंटी, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके आगे लिखोगे मोर लिबरल, और अगर ये याद ना हो आपको, तो आप सीधा सीधा इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, और न्यू इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी और न्यू इंडस्ट्रीज। अगर आपको ये याद ना रहे कि मेकिंग MRTP एक्ट मोर लिबरल, तो उसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि जहां पर गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भाई जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है
वो इतने हद तक ही काम कर सकती है, इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो यहां पर लिखेंगे नाउ बिग इंडस्ट्रीज, नाउ big industries are no longer required. Now big industries are no longer required to seek prior government approval, prior government approval for expansion of industries, for expansion of industries or production. अब गवर्नमेंट, अब प्राइवेट कंपनीज जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उन्हें एक नोटिस देना पड़ता था, एक वो क्या कहते हैं, वो लेनी पड़ती थी, इजाजत लेनी पड़ती थी छोटे छोटे काम को करने के लिए, बड़े से बड़े काम को करने के लिए। अब यहाँ पर वही कोई चाहे तो अंबानी तक खड़ा हो जाए, अंबानी से भी ऊपर निकल जाए, उस पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद लिखोगे रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर, रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर। अब इसमें से जो पॉइंट आपको याद रह जाए, कम से कम 4 पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर्स, इसमें लिखोगे इन्वेस्टमेंट लिमिट्स ऑफ एफएसआई, investment limit of FSI has been increased to 5 करोड़। पहले ये 5 लाख तक था, अब ये 5 करोड़ कर दिया। फुल स्टॉप। Market forces are now allowed, market forces are now allowed to determine allocation of resources। पहले यहां बोला जाता था कि आप जहां पर धंधा है जिंदगी भर वहीं पर ही करते रहोगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया, कहता है भाई आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, रिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई अगर आपकी कैपेसिटी 12 घंटे काम करने की तो आप 12 घंटे के हिसाब से काम कर सकते हो, आपका जरूरी नहीं है कि आपको 3 घंटे ही काम करना पड़ेगा। एंड इसका लास्ट पॉइंट है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। जहां पर क्या देखा जा रहा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर इंडस्ट्रीज को काफी हद तक बढ़ाने के लिए हमें ऐसी मशीनों की जरूरत थी जो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से हम उन मशीनों को प्रॉपरली नहीं ला पाते थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना अच्छे लेवल पे काम नहीं कर पाया। लेकिन अब यहाँ पर जितने भी कैपिटल गुड्स थी उनके प्रोडक्ट इंपोर्ट्स को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया कि भाई अब जितना मर्जी चाहे आओ और ले जाओ। तो इसमें लिखोगे फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, इसमें लिखो इंडियन इंडस्ट्रीज विल बी फ्री टू इंपोर्ट मशीन, will be free to import machinery or raw material for ROW, नहीं एक मिनट रुको, फ्रॉम ROW। सर ये रिपीट करना जरा। Indian industries will be free to import machinery or raw material from ROW in order to
in order to expand their industries or modernize it. In order to expand their industries or to modernize it. So it is our इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिबरलाइजेशन के अंदर हमने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा तो उसके अंदर हमने किन किन चीजों पर बात करी। तो हमने वन बाय वन हमने पहली बात करी कि जो लाइसेंस थे उनको हटा दिया। दूसरा, पब्लिक सेक्टर जो थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगला क्या किया, कहता अगला जो बड़ी बिग इंडस्ट्रीज थी, बिग इंडस्ट्रीज को टोटली फ्री छोड़ दिया। फिर उसके बाद एसएसआई था, तो एसएसआई का जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी तो इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया। और उसके साथ साथ क्या कर दिया, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स का जो इंपोर्ट के लिए पहले रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था तो इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। तो ये था हमारा पहला काम इसके अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालोगे जिसका नाम लिखोगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। लिखा भाई? सर हम्म सर ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हम्म की कोई डेट भी थी या बस ईयर ही इसमें? बेटा जब पॉलिसी लॉन्च होती है वो 1991 से मानी जाती है, और इसकी जो मानी जाती है, और जो हमारा डेट डाली जाती है वो 1 अप्रैल से ही डाली जाती है, क्योंकि हम जितने भी वो मानते हैं ना 5 ईयर प्लान, तो कब से लॉन्च होते हैं, 1 अप्रैल। ठीक है, और ये भी 5 ईयर प्लान ही था, कि कुछ ऐसा नहीं था कि इसके अंदर कोई बीच में से कोई चीज छोड़ दी थी तो उसके बाद वहां से उसको भी कंटिन्यू किया। सिर्फ हमारे 5th 5 ईयर प्लान था जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया था 4 साल के बाद ही। बाकी जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी 5 ईयर प्लान थे वो कंटिन्यूसली चलते रहे थे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट डालोगे स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। कहता अभी तक जितना भी बैंक का रोल था वो सारा का सारा रोल जो पे कर रहे थे वो कौन पे कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही पे कर रहे थे। कहता है बिजली पहुंचाने का काम पब्लिक सेक्टर, पानी पहुंचाने का काम पब्लिक सेक्टर, फाइनेंस पहुंचाने का काम पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर देखा कि पब्लिक सेक्टर तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में पब्लिक सेक्टर से ये सत्ता छीनो या फिर पब्लिक सेक्टर को ये सत्ता दे के रखो और साथ ही साथ यही सेम चीज प्राइवेट को भी दे दो। तो उसमें यहाँ पर बैंकों की फैसिलिटी जो थी वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर प्राइवेट बैंकों को भी अब ये परमिशन दे दी गई थी कि भाई आप क्या कर सकते हो, जितने प्राइवेट सेक्टर हैं वो अपने बैंक ओपन कर सकते हैं। तो लिखोगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी private sector will be now private sector will be now able to open up a bank, will be able to open up a bank in India as well as in ROW,
ना ही सिर्फ इंडिया में, कहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर अपने बैंक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज लिखोगे, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। इसके सेकंड पॉइंट में लिखोगे even even foreign banks even foreign banks can invest even foreign banks can invest up to 50% up to 50% in the private sector bank। इसका थर्ड पॉइंट लिखोगे द, ये क्वेश्चन ये वाला पॉइंट पूछ ले जाता है, एक नंबर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या है, लिखो द पर्पस ऑफ अडॉप्टेशन दिस पॉलिसी, द पर्पस ऑफ adoptation this policy is to increase competition, which leads to lower ROI कैपिटल में लिखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है भाई, अगला पॉइंट डालोगे, ये मेन हेडिंग है फाइनेंशियल सेक्टर की, सेकंड पॉइंट है जो चेंजिंग द रोल ऑफ आरबीआई, चेंजिंग द रोल ऑफ आरबीआई। कहता है अभी तक जो आरबीआई का रोल था वो सिर्फ और सिर्फ ये रोल था कि मनी को रेगुलेट करना, मनी छापना और उसको बांटना, मनी छापना उसको बांटना। इसके अलावा आरबीआई को कोई रोल नहीं दे रखा था। लेकिन 1991 से आरबीआई के रोल में भी काफी बदलाव कर दिए गए थे। वो क्या बदलाव थे वो लिखेंगे, चेंजिंग द रोल ऑफ रिजर्व आरबीआई में लिखो द रोल ऑफ आरबीआई, एक मिनट रुको, ये मत लिखो, लिखो आरबीआई शिफ्ट इट्स रोल, आरबीआई shifts its role from regulator to a from regulator to a facilitator, facilitator, facilitator of the financial sector, facilitator of the financial sector। सेकंड पॉइंट, इसी का सेकंड पॉइंट लिखोगे द आरबीआई डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी, द आरबीआई decides the amount of money that the bank can keen with them, can keep with them, अपने पास कितना अमाउंट रख सकते हैं। RBI decides the amount of money that bank can keep with them, comma, fix the rate of interest, fix the rate of interest and nature of lending to various sector। मतलब आरबीआई का पहले काम सिर्फ क्या था, पैसा छाप और बांट। अब यहाँ पर आरबीआई को काम ये दे दिया गया है
कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने के काम है वो आरबीआई लेगा। बैंकों पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का जो काम है वो आरबीआई करेगा। मतलब करंटली हम जितने भी आरबीआई के काम पढ़ रहे हैं, जब हमने वो कौन सा बैंक वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने आरबीआई के जितने भी काम पढ़े थे वो सारे के सारे काम जो आरबीआई के अंडर में आए थे वो 1991 की पॉलिसी के तहत आए थे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि पॉलिसी बनाना, बैंक कितना पैसा खुद के पास रख सकता है, कितना लोन के तौर पर दे सकता है, लोन लोन किस किस फॉर्म में दे सकता है, किस किस फॉर्म में नहीं दे सकता। जैसे आज के टाइम पे एजुकेशन लोन है, कार लोन है, होम लोन है, बाइक लोन है, ठीक है, और आपका नॉर्मल लोन है, बहुत सारे तरह के जितने भी लोन है, तो ये लोन किस किस फॉर्म में बैंक दे सकता है, उसकी रिकवरी किस किस तरह से कर सकता है, कितना रिजर्व रेशो अपने पास रख सकता है, कितना एसएलआर अपने पास रख सकता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक रखेगा, इंटरेस्ट कब बढ़ाएगा कब घटाएगा, ये सारे डिसीजन जितने भी है वो कौन करेगा, वो आरबीआई करेगा। तो इसके अंदर इसी का नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, आरबीआई reduce the rate of RBI reduced the rate of CRR and SLR ये हमने पढ़ रखा है इसलिए हम इसके बारे में नहीं बताऊंगा। so that more bank credit so that more bank credit is made available to industries ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। कहता साथ के साथ 1991 में आरबीआई ने एक और काम किया। आरबीआई ने काम ये किया कि भाई हमें यहाँ पर, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें या टेरिशरी सेक्टर की बात करें, यहाँ पर हर सेक्टर को बढ़ावा दिलवाना था, हर सेक्टर को मोटिवेट करना था, और हर सेक्टर की जो जरूरत थी वो क्या थी, पैसे की जरूरत थी कि अगर उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा तो उसमें काम काज करके वो उसको डबल ट्रिपल चोबल कर देंगे। लेकिन वो सारी चीजें कहाँ पर फंस रही थी, वो सारी चीजें ये फंस रही थी कि जो बैंक जो थे वो जो लोन देते थे वो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उनको काफी भारी पड़ जाता था। मतलब 15-15 20-20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से लोग झिझकाते थे कि भाई यहाँ पर से लोन लेके नहीं ले, क्योंकि लेंगे तो हम पे ही बर्डन पड़ेगा। तो यहाँ पर एसएलआर सीआरआर क्या किया, आरबीआई ने कम कर दिया बैंकों पे से, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो गया, जिससे इजिली अवेलेबल हो गया था लोन किन लोगों के लिए, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अगला लिखोगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। अगला ये नेक्स्ट मेन पॉइंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। इसमें लिखोगे द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक्स increased up to 51%, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी का, foreign investors are allowed to invest in Indian financial market। Foreign investors are allowed to invest in Indian financial market। पहले ये था कि भाई विदेशी कंपनियां आकर हमारे देश के अंदर काम नहीं कर सकती, हमारी एजुकेशन, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो कुछ इस तरह से थी। लेकिन अब यहाँ पर हमने अपने जो देश के द्वार थे वो ओपन कर दिए, इसके तहत फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत।
कि अब यहाँ पर ये बोल दिया गया कि भाई अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो ओवरऑल जो जितना भी उसकी कैपिटल है इंडस्ट्री की, उस कैपिटल का 51% तक वहां पर इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये छूट दे दी गई। तो ये सारा काम था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का। ठीक है भाई। सो इसके बाद जो हमारे 2 पॉइंट है, एक है हमारा फिस्कल रिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म या टैक्स रिफॉर्म, और चौथा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। ठीक है। सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। अब मैं भी जा रहा हूँ आईपीएल देखने। ठीक है भाई। तो जितना मैंने आज लिखवाया है प्लस इसके अलावा आपको क्या रीड करना है बुक के अंदर से, जो करना ही करना है उसमें आप फिस्कल रिफॉर्म्स रीड करोगे ही करोगे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म रीड करोगे ही करोगे, देन उसके बाद ट्रेड रिफॉर्म्स भी रीड करोगे, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन पूरा रीड करोगे। बस इतना आपको काम करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्राइवेटाइजेशन का पूरा एंड करेंगे। ठीक है भाई। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी पूरी 2 घंटे की, 7 बजे से लेके 9 बजे तक, अब जो हमारा टाइम होता है। ठीक है भाई। ये ठीक है वैभव सर। जानबूझ के मजे लेके गया क्योंकि इसको मैच देखना था इसलिए गायब हो गया है। सर यही हूँ सर, अभी चल गया, यही चल आवाज रहा है। कट रही है, रिकॉर्ड देख लूंगा। रिकॉर्डिंग बेटा अब नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। सर ठीक है सर, जब भी तो रुक गया। तो चलिए हाँ ठीक। हाँ चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।